तो बेटे मैनेजमेंट का 4th चैप्टर है हमारा बिजनेस स्टडी का, फर्स्ट यूनिट का कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है तालमेल। तालमेल हम जैसे बोलते हैं ना, सुर ताल, ताल के साथ ताल मिलनी चाहिए। कोई सिंगर है, कोई गाना गा रहा है बेटे, उसके साथ किसकी ताल मिलनी चाहिए? जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग ही बज रहे हैं तभी वो अच्छा लगता है। समझ आएगा ना? तालमेल जरूरी होता है, चाहे आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो। अभी मैंने प्लानिंग बताया था फंक्शंस में, कितनी मर्जी ऑर्गेनाइजिंग कर लो, जैसी मर्जी आप अच्छी स्टाफिंग कर लो, अगर बेटे प्लानिंग के साथ अटैच नहीं है कौन? ऑर्गेनाइजिंग के जैसा हमने स्ट्रक्चर तैयार किया उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज नहीं रखे, वहाँ पे भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो उससे अटैच नहीं है। स्टाफिंग के साथ फिर वो डायरेक्शन अच्छे से अटैच नहीं की, कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं की, तो बेटे सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। समझे ना? तो जैसी प्लानिंग वैसी ऑर्गेनाइजिंग, जैसी ऑर्गेनाइजिंग वैसी स्टाफिंग, जैसी स्टाफिंग वैसी डायरेक्टिंग, जैसी डायरेक्टिंग वैसी ही कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में तो हमने पढ़ा ही था कि वो क्या होता है बेटे, एक्चुअल को किसके नज़दीक लेके आता है? डिजायर के। ठीक है, पढ़ा था हमने। तो वो भी तो आप उसको नज़दीक लेके आ रहा है, दैट्स मीन उनको क्या कर रहा है, वो क्या करने लग रहा है? पॉइंट्स वहीं से निकलेंगे। क्या कर रहा है? उसे लिंक। क्या करने लग रहा है? लिंक। एक दूसरे से लिंक बनाता है कोऑर्डिनेशन। एक कोऑपरेशन वर्ड भी सुनते हो आप, एक होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन तो सिर्फ सहयोग होता है, वो सिर्फ वन साइडेड हो सकता है। जैसे कि मान के चलते हैं, मैं आपको अच्छा, मतलब कि आपको आपका टीचर कोई पढ़ा रहा है, वो मन में रखता भी मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसके उसने तो सोचा भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छी तैयारी भी कर, लेकिन वहाँ वो जैसे स्कूल में गया, वहाँ पे ना तो अच्छा टाइम टेबल बना रखा, ना क्लास की अरेंजमेंट कुछ भी, तो उसने तो सिर्फ कोऑपरेट किया, लेकिन कोऑर्डिनेशन वहाँ से नहीं बन पाया। यानी कि दोनों साइड से, अगर मैं भी आपको अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ तो बेटे वहाँ से मेरे को सारी चीज़ें भी वैसे ही मिलनी चाहिए जो मेरे पढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। तो लिंक जब बन जाए, सिर्फ एक ही साइड होती है मन में होना, तो वो होता है सहयोग, सिर्फ कोऑपरेशन होता है। जब दोनों साइड से वो ही चीज पॉजिटिव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक के चाहने से ना चाहने से नहीं होता, दोनों साइड से होता है। अगर परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ ये सोचे कि मैं अच्छा परचेज कर लूँ, और आगे मैन्युफैक्चरर वाले सिर्फ वो अपने बारे में सोचे, मैन्युफैक्चरर सिर्फ अपने बारे में सोचे, मैन्युफैक्चरर को भी पता होना चाहिए बेटे आगे सेलिंग वाले के साथ अटैच होना, तो मतलब कि एक दूसरे के साथ लिंक होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके वो अच्छी एक्टिविटी आगे बन पाएगी। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि इट रेफर टू दैट प्रोसेस थ्रू, जिसके द्वारा, उस प्रोसेस के द्वारा, विच हार्मोनी, हार्मोनी होती है एकता, इज एस्टेब्लिश, एकता आती है, एस्टेब्लिश होती है अमंग डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी के बीच, अलग अलग हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं उसके बीच किसी भी एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है 2000 करोड़ का है, 5000 करोड़ का है, तभी अचीव होगा जब अच्छी परचेज डिपार्टमेंट अच्छी परचेज करेगा, मैन्युफैक्चरर अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेलिंग वाला सेलिंग करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा, सारे डिपार्टमेंट का आपस में क्या होगा? लिंक, एकता होगी। और वो एकता ही क्या कहलाती है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटे? कोऑर्डिनेशन। अगर वो सिर्फ अपना वो सोचे मैं कर लूँ, बाकी उसका साथ ना दें, परचेज वाला तो अच्छा परचेज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर वाला अच्छा कर रहा है अपना मैन्युफैक्चर, सेलिंग वाले ने काम ही नहीं किया, तो दैट्स मीन कि वहाँ पे कोऑपरेशन है, लेकिन क्या नहीं है? कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, ग्रुप एफर्ट। क्या आ गया इसमें? ग्रुप एफर्ट। क्या आ गया? वो अलग अलग एफर्ट होते हैं। अब आपका रिजल्ट अच्छा चाहिए, मान के चलते मैंने पहले ही वो अटैच कर लिया, बेटा आपका रिजल्ट क्या चाहिए? अच्छा। इंग्लिश वाला अच्छा कर रहा है, हिंदी वाला ने अच्छा कर रहा है, हिंदी वाला अच्छा कर रहा है, एक मेरा जैसा हो कोई बिजनेस वाला अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बात है कि सबको, जितने भी ग्रुप एफर्ट है उनको क्या कर देता है? अटैच, उनको मिक्स कर देता है कौन? कोऑर्डिनेशन। सबको करना पड़ेगा, सबको अगर ये रिजल्ट चाहिए, ध्यान रखना, इसी वजह से इसको क्या बोला है? ये इनको लिंक कर देता है कौन? कोऑर्डिनेशन। दूसरा ये क्या है? कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ एक्शन। वही बात आगे बेटे, ये थोड़ा इससे लिंक है, यूनिटी ऑफ एक्शन, उनमें यूनिटी लेके आ जाता है वही एकता, फिर आगे सारी चीजें वहीं से निकलती रहेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर कोई परचेज डिपार्टमेंट है, अच्छा परचेज किया मैन्युफैक्चरर ने, अच्छा कहीं से ऑर्डर आ रहा है, बढ़िया बढ़िया माल चाहिए भाई हमें, कहीं से ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए
परचेज डिपार्टमेंट को भी अच्छे से काम करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को भी अच्छे से काम करना पड़ेगा, और सेलिंग को भी। और वो कब किससे आएगी? कोऑर्डिनेशन से आएगी। किससे आएगी बेटे? कोऑर्डिनेशन से। वही निश्चित करती है उनके बीच में क्या? एकता। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप ये भी नहीं है कि इस साल तो हमने सारी सब कोई लिंक कर दिया, अगले साल नया सेशन शुरू हो गया, ठीक है, और तो कंटिन्यूअस अगले साल फिर चलेगी। जैसे हमारे टारगेट पूरा कर, फिर अगली बार फिर जरूरत पड़ेगी। बात और बताऊं, मैंने आप मेरे चैनल पे शायद देखा हो कि एनपीओ मैंने स्टार्ट किया, एनपीओ, ठीक है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं पार्टनरशिप शुरू करवा दूं पहले, तो मैंने एनपीओ स्टार्ट करने का भी मेरा कोऑर्डिनेशन का ही, मैंने भी वहाँ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। कैसे बेटे? आपने +1 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, एनपीओ भी मैंने वही इस वजह से करवाया। वहाँ पे भी मैंने क्या लिंक करने की कोशिश किया? कोऑर्डिनेशन। तो ये बेटे इसका लिंक ही कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो वो जो मैंने उसके साथ लिंक बनाने की कोशिश की, इसको आप क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन। ये इस वजह से करवाया मैंने एनपीओ, अदरवाइज मैं पार्टनरशिप सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा अलग हो जाएगा, पहले एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और कुछ वो उससे अटैच भी है, इस वजह से मैंने वहाँ करवाया है। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव ये बहुत जगह आ चुका है, जो सर्वव्यापक है, हर जगह है। चाहे आप बिजनेस करोगे वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नॉन बिजनेस कर रहे हो आप वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे वो स्कूल है, कोऑर्डिनेशन तो हर जगह चाहिए है, कंटिन्यूस है ये। इट कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। चाहे वो टॉप लेवल है, उसको भी सबके साथ तालमेल बना के काम करना पड़ेगा, मिड लेवल के साथ, और मिड लेवल वाले को भी ऊपर नीचे दोनों जगह का तालमेल बना के काम करना पड़ेगा। सभी वर्करों को भी बेटे जरूरत पड़ती है। ये नहीं है कि वर्कर सिर्फ सुपरवाइजरी से ही अटैच है, वो सोचे हमें ऊपर तो जाना ही नहीं, हमें क्या मतलब। तो बेटे सबकी जरूरत पड़ती है, सबके साथ क्या लेकिन ये ऑल मैनेजर्स की बात किया मैंने, वैसे बता रहा हूँ ऑल परवेसिव हर जगह भी है, और हर मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई ये मेरी पर्सनल जिम्मेवारी भी, अभी मैं सबके साथ क्या करूँ बेटे? कोऑर्डिनेशन बनाऊँ। ये है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट वो होता है बेटे जो क्या होता है? जानबूझकर। ये नहीं है कि ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अपने आप नहीं होता, ये एस्टेब्लिश किया जाता है। मैं करूँगा तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। वही बात आ जाती है, इसमें कोऑपरेशन नहीं काम आता। क्या नहीं काम आता बेटे? कोऑपरेशन सिर्फ इच्छा होती है, एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं है, 2+ कोऑर्डिनेशन से चलता है, अकेले सहयोग से चलता है, अकेले कोऑपरेशन से चलता बेटे, और जानबूझकर सबको यानी कि करना पड़ेगा मन से, ठीक है। थैंक यू। तो बेटे कोऑर्डिनेशंस के नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर में हम सिर्फ ये पढ़ पाते हैं कि कोऑर्डिनेशन होती कैसी है, कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, क्या नहीं। अब इसको एसेंस माना गया है किसका? मैनेजमेंट का। जैसे हम पढ़ा था हमने कि अगर बिजनेस में से मैनेजमेंट को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, शेष क्या बचता है? शून्य। कुछ नहीं है। बिजनेस बिना मैनेजमेंट के जीरो है। तो ऐसे ही अगर मैनेजमेंट में से किसको लेस कर दिया जाए बेटे? कोऑर्डिनेशन को, तो शेष क्या बचता है? जीरो। शेष क्या बचता है? जीरो। कुछ नहीं बचेगा फिर। तो इसी वजह से जो चीज किसी के बगैर अधूरी हो जाती है, अधूरी भी छोड़ो, जीरो हो जाती है, तो उसको ही उसका क्या बोल देते हैं? एजेंस, सार। इसको ना बेटे जैसे किसी भी चीज की क्या है? की पॉइंट है, मूल तत्व है, यही है सब कुछ। तो इसके लिए मैनेजमेंट के लिए जैसे अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े हमने: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले से पहले देखते हैं बेटे, फ्योल ने एलन कौन है? ये एलन, और इसका नाम है ऑर्डवे,
10। ये 3 जने तो क्या कहते हैं कि, सॉरी 6 कर दिया मैंने, 5 है ये 6, ठीक है। कि इन 5 फंक्शनों से ये अलग है। ये 5 फंक्शन तो यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इनको क्या मानते हैं, अलग, ये सेपरेट कर दिया उन्होंने, बोलते हैं कि अलग है कोऑर्डिनेशन, ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो कुंज ओडोनेल थे ये क्या कहते हैं, वो 5 और अगर इसमें कोऑर्डिनेशन बन जाए तो इसको यही क्या बन जाए होते हैं बेटे 6। उन्होंने अलग माना और ये क्या बोलते हैं भाई कोऑर्डिनेशन तो इन्हीं के अंदर ही है, अलग नहीं है। कुंज ओडोनेल क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इनसे अलग नहीं है, इन्हीं के अंदर है, इंक्लूड है इनके अंदर। कैसे है वो अब हम पढ़ेंगे। एजेंट्स क्यों इतना जरूरी है मैनेजमेंट में। जैसे हम प्लानिंग करने लग गए, हमने बनाया कोई सेल का टारगेट कि हम इतनी सेल करेंगे, अभी बताया था जैसे कि मान लो ₹4000 करोड़ बनाया टारगेट। तो ऐसे कैसे टारगेट बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना बेटे, एक व्यक्ति का सहयोग प्लस 2 व्यक्ति का सहयोग, 2 व्यक्ति ने काम करना है, वो उसका सहयोग नहीं करेगा, उसको कोऑपरेट नहीं करेगा, वो उसको कोऑपरेट नहीं करेगा, दोनों को तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। अगर दोनों को करेंगे तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन। यानी कि कोऑर्डिनेशन कभी भी बेटे अकेले व्यक्ति का नहीं होता, 2 प्लस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए जैसे भी हो, ठीक है। एक अगर अकेला उसको सहयोग दे रहा है तब भी नहीं हो सकता, 2 व्यक्ति तो हैं, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि 2 ही व्यक्ति हों तभी कोऑर्डिनेशन है। एक अगर उसको सहयोग नहीं कर रहा तो भी कोऑर्डिनेशन ही है, उसको भी अपने एफर्ट दिखाने पड़ेंगे, उसको भी अपने एफर्ट दिखाने पड़ेंगे जितने वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तभी कोऑर्डिनेशन बनता है। अगर उसने सेल टारगेट बनाया बेटे, अगर उसने किसी से नहीं पूछा तो बात ही नहीं बनेगी। तो जब भी वो टारगेट बनाता है तो बेटे वो पहले तो पूछेगा फाइनेंस वाले से, किसे, फाइनेंस मैनेजर से। हाँ भाई, क्योंकि सेल के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, खरीदना तो पड़ेगा माल। 4000 करोड़ की अगर हम सेल करनी है, मिनिमम 3500 करोड़ या 3800 इतना रुपये हमने माल भी तो परचेज करना पड़े। हाँ भाई, पैसा है या नहीं है, उसका सहयोग चाहिए। फिर परचेज डिपार्टमेंट इतना भी मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, कहीं से परचेज खरीदा भी जा सकता है। फिर मैन्युफैक्चरर से, हाँ भाई हमारे पास अच्छे वर्कर हैं नहीं है, कैसे। तो देखो, एक सेल टारगेट बनाने के लिए कितने जनों का सहयोग चाहिए, सहयोग कोऑपरेशन होती है, ठीक है बेटे। और जब सभी मिल जाते हैं तो सभी ने हाँ कर दी तभी सक्सेस हो पाएगा। तो प्लानिंग करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, सबके तालमेल की ज़रूरत पड़ी, कोऑर्डिनेशन तभी बना। तो बेटे नेक्स्ट है हमारी कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट क्रिएशन होती है। ये दोनों काम टॉप लेवल का है, ये काम मिड लेवल का होता है, मिडिल लेवल का। और ये दोनों कौन करता है बेटे, ये कहाँ पे होती है, ये मिडिल लेवल पे होता है, और ये किस पे होती है, लो लेवल पे। इसमें एक तो पद स्थापित किए जाते हैं कि कौन कौन से कार्य, एक्टिविटी डिसाइड की जाती है। जैसे कि एक्टिविटी का मतलब एक परचेज होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक सेलिंग करेंगे। मैंने बताया भी था कि जब एक्टिविटी डिसाइड की जाती है कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे, सेलिंग होगी, मार्केटिंग नहीं करेंगे, ऐसे हो सकता है। तो एक काम का जब बेटे जब परचेज होगा तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी तो सेलिंग होगी। एक का काम दूसरे के काम पर क्या डालता है, इफेक्ट। तो अगर एक के काम में देरी तो दूसरे के काम में भी क्या हो जाएगी, देरी। ये नहीं हो पाएगा टाइम पे तो ये भी नहीं टाइम पे हो पाएगा, ये टाइम पे नहीं आया तो बेटे अगर बाय चांस, जैसे हम देसी तरीके से देखते भी हैं, होता क्या है, जब ये क्या जन्माष्टमी होती है, मटकी फोड़ते हैं ना बेटे, वो ग्रुप बनता है उनका, क्या बनाया जाता है, उनका एक ऑर्गेनाइजिंग सेटअप होता है। पहले नीचे होते हैं कुछ बॉयज, फिर ऊपर होते हैं, फिर ऊपर होते हैं। उनको पता है नीचे वाले ने ही देरी कर दी तो ऊपर तक का सेटअप सारा ही खराब हो जाएगा, फिर दूसरे वाले, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, जैसे एक का काम दूसरे के काम पर प्रभाव डालेगा। तो वहाँ पे भी इस वजह से किसकी जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की। यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो वहाँ पे भी आपस में तालमेल चाहिए, क्योंकि एक का काम दूसरे के काम पर क्या डालता है, प्रभाव।
नेक्स्ट क्या आ गया बेटे, स्टाफिंग। अब ध्यान रखना, चाहे आप कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कर लो, कितनी भी अच्छी आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, उसके लिए जो भी आपने ये काम बांटे हैं, उन काम के लिए बेटे, काम बांटने के बाद आपको उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, व्यक्ति। काम तो व्यक्ति करेंगे, और व्यक्ति स्पेशलिस्ट होना चाहिए, नॉलेज वाला होना चाहिए, काम की नॉलेज रखता हो, एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने परचेज डिपार्टमेंट बनाया या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सेलिंग जो जानता ही नहीं, उसको हमने वहाँ पे यहाँ पे क्या करते हैं, हम उनकी भर्ती करते हैं, व्यक्तियों की क्या की जाती है, भर्ती। अगर परचेज डिपार्टमेंट में हमने ऐसे व्यक्ति को भर्ती कर लिया जो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, मशीन चलाने वाला चाहिए मैन्युफैक्चर में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन हमने वहाँ पे सेलिंग वाले ऐसे व्यक्ति डाल दिया जो मशीन ही नहीं चलाना जानता। तो स्टाफिंग में क्या होता है, वहाँ पे भी बेटे कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है उस पद के साथ उस व्यक्ति का, ठीक है। तो जैसा पद स्थापित किया उसके अकॉर्डिंग ही उसी से रिलेटेड व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि स्टाफिंग में या किया जाता है कि उससे रिलेटेड व्यक्ति को क्या किया जाता है, भर्ती। तो कोऑर्डिनेशन वहाँ भी जरूरी है, व्यक्ति का किसके साथ, पद के साथ, पद और क्या आगे बेटे, व्यक्ति। जो आपने पोस्ट यहाँ क्रिएट किया है कि कौन कौन सी पोस्ट होगी, क्या क्या कार्य होंगे, कार्य का व्यक्ति के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है बेटे, लोअर लेवल पे होती है ये, इसमें क्या काम होता है, सुपरविजन। एक सुपरवाइजर के नीचे मान के चलो 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं और दोनों का सेम एक ही जैसा काम है, एक ए और एक इसका काम है बेटे बी। तो ऊपर से बेटे जो भी उनको आदेश वगैरह देने, आदेश निर्देश जो भी देने बेटे समान होने चाहिए। एक व्यक्ति को मतलब कि एक को दूसरे टाइप, एक काम दोनों का सेम है, अगर दोनों ने अच्छा काम किया तो दोनों को अप्रिशिएट भी करो, दोनों ने अगर काम अच्छा नहीं किया तो दोनों को डांटो, अगर एक ने काम अच्छा किया तो उसको अप्रिशिएट क्यों करो, अगर दूसरे ने बेकार किया तो उसको डांट भी लगाना चाहिए। मतलब कि उनके साथ बिहेव अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब होता है उसके अंदर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, वहाँ पे भी क्या चाहिए बेटे, कोऑर्डिनेशन। किसमें बेटे, डायरेक्टिंग में। दिशा निर्देश, सेम काम करने वालों के साथ सेम बिहेव, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सब दोनों को साथ लेकर चले, ठीक है। अब आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था क्या कि हमारे कौन कौन से, एक तो डिजायर होती है, हमने शुरू में सोचा कि इतना प्रोडक्शन करेंगे, एक होता है हमारा एक्चुअल रिजल्ट। क्या होता है कंट्रोलिंग में, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन, इसको इसके नजदीक लाने की क्या की जाती है, कोशिश, ट्राई ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर हमने 100 प्रोडक्ट बनाए, हमारे कितने बने 98, जितना इन दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा 99 या 100 उतना बढ़िया रहेगा। यानी कि कंट्रोलिंग करते समय भी क्या होना चाहिए बेटे, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू। तो बेटे अब हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक बात ध्यान रखना बेटे, कोई भी चीज, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काम करने के लिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी उसकी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी। कोई भी चीज़ अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, कोई भी चीज़, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। दैट्स मीन कि ये कि अगर आपके लिए कोई चीज़ कोई लाभ दे रही है आपको, तभी वो आपके लिए क्या बनती है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर मैं आपको सारे कोऑर्डिनेशन के एडवांटेज बता दूं, उसका ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है, तो आप समझ आना वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ती जाएगी। अगर किसी का एक ही बेनिफिट है तो वो कम इम्पोर्टेंट है, किसी के 2 बेनिफिट है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। तो अब हम वही करेंगे, आप एडवांटेज समझ लो इसके कोऑर्डिनेशन के, या आप इसको इम्पोर्टेंट समझ लो, बात एक ही रह जाएगी, हो जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, पहले क्या कहाँ इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है बेटे, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है बेटे, पहले छोटे लेवल पे होते थे,
छोटी छोटी दुकानें थी, जैसे जैसे बढ़ते गए तो सारी चीजों को संभालना, उन पे क्या करना बेटे, कंट्रोल करना क्या हो गया, मुश्किल। कंट्रोल करना क्या हो गया, तो किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो एक चीज या एक बिजनेस जितना बढ़ता जाएगा, जितने वर्कर बढ़ते जाएंगे, उनके बीच तालमेल बना के चलना पड़ेगा। वो तालमेल ही क्या है, तो वो जो तालमेल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां आप बोलोगे क्या चीज लाभदायक है, जिनमें तो तालमेल होना चाहिए। तो तालमेल होना चाहिए, वही तालमेल क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो उस कोऑर्डिनेशन की वजह से सारा स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, जितना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा बेनिफिशियल क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्या आ गया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल में यहाँ पे कार्यात्मक हो जाएंगे। अगर कोई बड़ा भी बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन एक ही कार्य कर रहा है, सिर्फ वो एक ही, तो वहां पे कम इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन अगर उसके एक बड़ा बिजनेस भी है और वो काम भी 5 कर रहा है, काम भी क्या कर रहा है बेटे, 5, ये बात है कि ये बात भी आ जाएगी कि बड़ा है तो है ये इंपॉर्टेंट, लेकिन बड़ा है लेकिन काम एक है तो कम इंपॉर्टेंट, लेकिन काम फंक्शन उसके ज्यादा है तो ज्यादा ही। अब देखो सेम साइज के हो सकते हैं बिजनेस, लेकिन वो एक ही काम कर रहा है, वो 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग जैसे भी अलग अलग फंक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस कम होगी, यहाँ इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो ये वो बात बोल रहा है कि जितने ज्यादा फंक्शन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन की। बड़े साइज अलग मैटर है, साइज बड़ा होना, साइज दोनों अलग हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आ गए स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्या आ गए बेटे, अब स्पेशलाइजेशन समझो। स्पेशलाइजेशन, अब मैं इसमें छोटा सा एक स्कूल का एग्जांपल दे देता हूँ बेटे। स्कूल के अंदर बेटे स्पेशल टीचर होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, हिंदी के भी वो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, और मैथ का भी होता है। मैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, चलो बिजनेस का भी, और क्या आ गया, अकाउंट का भी। एक इकोनॉमिक्स आ जाती है, इसमें क्या जाती है, इकोनॉमिक्स। जितनी ज्यादा स्पेशलिटी बढ़ेगी उतने ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फाइनल तो हमें क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए बेटे, काम जितना ज्यादा बटा हुआ होगा वो फंक्शनल हो गया, सॉरी फंक्शन काम। अब यहाँ जितनी काम में स्पेशलिटी होगी उतने ज्यादा क्या जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की। देखो ये भी स्पेशल टीचर होता है, ये भी स्पेशल, ये भी स्पेशल, सबको इस देखो, अगर ये भी अच्छा पढ़ा रहा है, ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छा, लेकिन अकाउंट ने सहयोग नहीं किया, इकोनॉमिक्स भी अच्छा पढ़ा रहा है, तो स्पेशलिटी होने से बेटे सबका कोऑर्डिनेशन की क्या पड़ेगी, जरूरत। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटे इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस होती है निर्भरता, एक दूसरे पर क्या रहना, निर्भर। जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं जहां पे, वहां पे फिर किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन की। जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल दिया था, एक कंपनी में एक गाड़ी बनाने के लिए कोई एक इंजन बना रहा है बेटे, एक उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, एक उधर से बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, एक उधर से इंजन बन रहा है, ठीक है बेटे। और यहाँ से उन दोनों को क्या किया जा रहा है, ज्वाइंट, उन दोनों को क्या किया जा रहा है बेटे, ज्वाइंट, उन दोनों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो बेटे ध्यान रखना, ये इन दोनों पे डिपेंडेंट है, इन दोनों पर क्या है, डिपेंडेंट, और ये इस पे डिपेंडेंट। अगर बॉडी स्ट्रक्चर तो अच्छा बन गया, इंजन नहीं बना तो भी गाड़ी नहीं बनेगी, और अगर इंजन स्ट्रक्चर अच्छा बना, बॉडी नहीं बनी तो भी गाड़ी नहीं बनेगी। तो ये एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट है, ये इन दोनों पे है, ये एक दूसरे पर है, यानी कि तीसरे पे, तीनों में एक तरीके से। और आगे पेंट वगैरह भी होता, मान लो क्या होता बेटे, पेंट। ये पेंट करने वाला जो उसके ऊपर पेंट करता है वो इन तीनों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा तो इसके साथ कोऑर्डिनेशन हो, तभी आगे बन पाएगा। इसका इन तीनों का बनेगा तब वो आगे बन पाएगा। तो जितना ज्यादा इनके आपस में निर्भरता होगी, ये इस पर निर्भर है, ये इन दोनों पर निर्भर है, ये आपस में निर्भर है, तभी क्या बढ़ती है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है कोऑर्डिनेशन की। तो ये फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।